हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रेगुलेशन फैक्टर। तो अभी तक की हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था एनालिसिस ऑफ रेक्टिफायर के अंडर कुछ डेफिनेशंस का, ओके, जिसमें हमने बात की रिपल फैक्टर के बारे में, परसेंटेज एफिशिएंसी, इनपुट पावर, ओके, और आउटपुट वोल्टेज, डायोड वोल्टेज, इन सब की हमने चर्चा की लास्ट क्लास में। सो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आगे इसकी डेफिनेशंस। सो नेक्स्ट लिखिएगा 11th डेफिनेशन, दैट इज रेगुलेशन फैक्टर। Okay, next heading here, regulation factor. Regulation factor. Regulation factor is basically क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि जैसे मान लीजिए आपने लोड एलिमेंट को चेंज किया, देन ऑब्वियसली करंट हैज टू बी चेंज। या हम ऐसे बात करें कि करंट की वैल्यू पहले हमने जीरो रखी हुई है, फिर हमने करंट की वैल्यू को नॉन जीरो किया, यानी कि लोड की वैल्यू पहले RL इज इक्वल टू इन्फिनिटी था, फिर हमने एक फाइनाइट लोड कनेक्ट किया। देन किस तरह से आउटपुट वैल्यू के अंदर चेंज आया, उसे हम बोलते हैं रेगुलेशन फैक्टर। एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी कितनी डिपेंडेंसी है लोड एलिमेंट पर, वो डिफाइन किया जाता है किससे? रेगुलेशन फैक्टर से। सो लिखेंगे इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन द लोड करंट या चेंज इन द आउटपुट करंट। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं देखिए, कैपिटल R से डिनोट करते हैं जनरली से। सो वी से VDC अंडर नो लोड कंडीशन माइनस VDC अंडर फुल लोड कंडीशन डिवाइडेड बाय VDC अंडर फुल लोड कंडीशन। इसे परसेंटेज रेगुलेशन फैक्टर में अगर डिफाइन करें तो इनटू क्या कर देंगे यहां पर 100% कर देंगे। सो दैट विल बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज रेगुलेशन फैक्टर। ओके, सो R इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा? VDC नो लोड, हम इसको क्या लिख सकते हैं? VDC नो लोड कंडीशन में क्या हो जाएगा? VM अपॉन पाई, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बात कर रहे हैं हम यहां पर, माइनस VDC अंडर फुल लोड कंडीशन। डिस्कशन किया था मैंने लास्ट क्लास में, बिल्कुल लास्ट हेडिंग यही थी। तो क्या था वहां पर फॉर्मूला याद करो, VM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग प्लस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, ये था, डिवाइडेड बाय VDC फुल लोड, यानी कि IDC इंटू RL। ऐसे लिख सकते हैं VDC फुल लोड को। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जरा रीअरेंज करो यहां से, तो कितना आ जाएगा? R is equal to VM by pi and VM by pi will cancel each other. Okay, so ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, IDC will cancel। थोड़ा सा रीअरेंज करो इस इक्वेशन को, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये IDC से IDC कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, क्या बचेगा? यहां बचेगा R ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग प्लस RF डिवाइडेड बाय RL। ओके, ये डिफाइन होगा रेगुलेशन फैक्टर। स्क्रीन को पॉज करके पहले इसको नोट कर लो आप, इतना नोट किया? चलिए, तो इस तरह से हमने डिफाइन किया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू, अब सपोज आपने इसे कैपिटल R से डिनोट कर दिया, ये तो दोनों कैपिटल R हो जाएंगे, फिर R ऑफ, चलो ऐसे ही रहने दो, दोनों R हो जाएंगे, कंफ्यूजन होगा। ओके, ये हो गया परसेंटेज रेगुलेशन में अगर हम डिफाइन करें परसेंटेज रेगुलेशन, देन दिस इज R सेकेंडरी बाइंडिंग प्लस RF डिवाइडेड बाय RL इंटू 100%। इस तरह से डिफाइन होगा। अब जनरली इसकी वैल्यू क्या आएगी? RL विल बी सिग्निफिकेंटली लार्जर, ओके, और R सेकेंडरी बाइंडिंग विल बी ऑफ फ्यू ओम रेंज और RF will also be of few range ohm or few ohm value. So definitely its value will be somewhere between 0 to 100%. But हम अगर बात करते हैं as minimum as possible होने के लिए, या हम ideally बात करें अगर, तो ideally हम बोल सकते हैं this regulation factor क्या होना चाहिए? is equal to 0, is equal to 0। क्यों? क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ideally secondary binding का resistance क्या होगा? 0। ओके, आइडियल इंडक्टर हमने अगर यूज किया है, और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड भी क्या हो जाएगा? 0। तो दोनों जब 0 होंगे तो इसकी R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको? 0 मिल जाएगी। दैट इज द रेगुलेशन फैक्टर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिनेशन हियर, इट्स अ 12th वन। Thevenin's equivalent circuit
ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर हमने डिफाइन किया दिस इज, इसके लिए अगर हम थेवेनिन्स मॉडल डिफाइन करें, जैसे मान लीजिए हमने ये हाफ वेव रेक्टिफायर डिफाइन किया सेकेंडरी बाइंडिंग के ऑनवर्ड्स पूरा, और इसके अक्रॉस हमने लोड रेजिस्टेंस RL को कनेक्ट किया यहाँ पर, दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL विच इज ऑब्वियसली एन एक्सटर्नल एलिमेंट। तो हम इसे इक्विवेलेंट थेवेनिन्स मॉडल से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि जो टर्मिनल AB है, सपोज ये टर्मिनल हमने लिए AB, तो टर्मिनल AB के अबाउट जो थेवेनिन्स मॉडल होगा उसमें क्या आएगा, एक तो R थेवेनिन्स आएगा और V थेवेनिन्स आएगा। टर्मिनल AB के अबाउट हमने इस पूरे ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी बाइंडिंग एंड दिस हाफ वेव रेक्टिफायर वी हैव रिप्लेस्ड बाय दिस, सो दिस इज V थेवेनिन्स हियर। और यहां पर हमने अब कनेक्ट किया है एक्सटर्नली लोड एलिमेंट RL, और इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं इसको VDCFL होगा। अब जरा हम V थेवेनिन्स R थेवेनिन्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं अगर यहां से, तो चलो जरा KVL लगा दें। अगर मान लीजिए IDC करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, तो कितना आएगा KVL इक्वेशन देखो, माइनस V थेवेनिन्स प्लस IDC इंटू R थेवेनिन्स प्लस VDCFL इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके, अब जरा इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, तो VDCFL की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना VDCFL, इसको उधर भेज दो, तो V थेवेनिन्स माइनस IDC इंटू R थेवेनिन्स, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अच्छा, VDCFL का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, VDC अंडर फुल लोड कंडीशन, याद करो क्या होता था, सिंस, इसको नोट कर लो पहले, इतना नोट कर लिया आपने, लिख लिया इसको, चलिए। Since we know that this VDC full load equal to होता है VDC no load minus IDC into R of secondary binding plus RF, ये होता है इसकी वैल्यू। तो VDC no load की जो वैल्यू है दिस इज व्हाट V थेवेनिन्स, यानी कि V थेवेनिन्स जो होगा इस मॉडल के अंदर वो होगा VDC अंडर नो लोड, दैट इज हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, दिस इज व्हाट VM अपॉन पाई होगा। और R थेवेनिन्स क्या होगा दोस्तों, दिस इज IDC इंटू दैट R थेवेनिन्स एंड दिस इज R सेकेंडरी बाइंडिंग प्लस RF, यानी कि R थेवेनिन्स होगा यहां पर R सेकेंडरी बाइंडिंग प्लस RF, दिस इज द R थेवेनिन्स। ओके, तो ये हमने यहां पर रिप्लेस किया इसका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल। स्क्रीन को पॉज करें और नोट कर लें, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द हाफ वेव रेक्टिफायर अंडर द थेवेनिन्स मॉडल। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट हेडिंग हियर, 13th वन, पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। PIV क्या डिफाइन करता है समझ लेते हैं एक बार। पीक इनवर्स वोल्टेज डिफाइन करता है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर या कोई भी रेक्टिफायर हमने डिजाइन किया है उसके अंदर जो डायोड प्रेजेंट है उनमें कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है जब डायोड क्या हो, रिवर्स बाइस हो। सो लिखेंगे PIV में पीक इनवर्स वोल्टेज, इट डिफाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज which can appears across the terminal of diode when it is in reverse bias। ओके, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं PIV is equal to what, मैग्नीट्यूड ऑफ V डायोड मैक्स। ओके, ऐसा बोला जा सकता है जैसे पीक इनवर्स वोल्टेज। अब हम जानते हैं कि जो V डायोड है उसकी वैल्यू क्या है, V डायोड इज इक्वल टू व्हाट, 0 फॉर अल्फा बिटवीन 0 to pi and it is VM sin alpha where alpha is between pi to 2 pi। ओके, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज है दोस्तों PIV, इसकी वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ Vmax यानी कि VM। अब आपके दिमाग में आ गए हम इसको डिफाइन कर क्यों रहे हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज को हमें डिफाइन क्यों करना चाहिए। पीक इनवर्स वोल्टेज की हेल्प से हम डायोड का सिलेक्शन कर सकते हैं। दैट मींस आपको हाफ वेव रेक्टिफायर डिजाइन करने के लिए कौन सा डायोड किस पर्टिकुलर हाफ वेव रेक्टिफायर डिजाइनिंग में यूटिलाइज करना चाहिए, ये सिलेक्शन हम इससे कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जब ये डायोड रिवर्स वाइज में होगा VM sin अल्फा,
जो कि एक वेव फॉर्म है सिंपली, है ना, लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, Vm है, ये ड्रॉप होगा। अब अगर मान लीजिए हमने डायोड सेलेक्ट किया, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको, एक ऐसा डायोड हमने सेलेक्ट किया जिसके अंदर 20 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ब्रेकडाउन वोल्टेज में समझ रहे हैं कि जैसे आप 20 वोल्ट रिवर्स बायस में उसको प्रोवाइड करेंगे या उससे ज्यादा वोल्टेज अगर आपने प्रोवाइड कर दिया तो डायोड विल बी डैमेज, आइदर इट विल बी डैमेज और इट विल फ्लोज द हाई करंट। तो हाई करंट में नॉर्मल डायोड डैमेज हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज इज समथिंग विच इज द लिमिट ऑफ द डायोड, इसके ज्यादा वोल्टेज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल बी गेट डैमेज। तो आपको पीक इनवर्स वोल्टेज उस पर्टिकुलर रेक्टिफायर के अप्लाइड इनपुट से मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं Vi इक्वल टू Vm साइन अल्फा हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पर Vm की वैल्यू जो है वो ये रेंज है, तो आपको पता लगेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज कितना है, Vm है। क्लियर है? तो अब ने मान लीजिए 20 वोल्ट का पीक इनवर्स वोल्टेज आया, तो हम ऐसा डायोड सेलेक्ट करेंगे जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो, 20 वोल्ट से ज्यादा हो। ओके, सो पीक इनवर्स वोल्टेज का यूटिलाइजेशन क्या है, ये डायोड का सिलेक्शन करने में हेल्प करता है फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर डिजाइन और एनी रेक्टिफायर डिजाइन। लिखिएगा, नोट लिख लें, PIV is required to select the diode for the particular rectifier design. For safe operation, आगे लिख लें इसमें, इसी में नोट में कंटिन्यू कर लें, for safe operation of the diode, breakdown voltage of diode must be greater than peak inverse voltage। यानी कि डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो पीक इनवर्स वोल्टेज से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जैसे पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, पर्टिकुलर रेक्टिफायर के अंदर कितना मैक्सिमम वोल्टेज डायोड के टर्मिनल्स पे ड्रॉप होगा, और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, डायोड का सिलेक्शन, कौन सा डायोड हमें इसमें यूटिलाइज करना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, रिपल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिपल फ्रीक्वेंसी। आई थिंक इट इज 14th one, I think so, yes, so 14th one, रिपल फ्रीक्वेंसी, या आप इसे बोल सकते हैं, दिस इज अनदर वर्ड वी से आउटपुट फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी मींस व्हाट, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, F0 से डिनोट करते हैं। तो हमने जो इनपुट कंसीडर किया Vi, वो इस तरह से वैरी कर रहा था, साइनसोइडल, ओके, वाज वेरिंग लाइक दिस, और फिर वहां से हमने आउटपुट वोल्टेज V0 ऑब्टेन किया। तो अगर मैं इनपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूं, देन दिस इज इनपुट वेवफॉर्म, ओके, एंड इफ वी ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म रिस्पेक्टिवली फॉर इट, for half wave rectifier that output waveform has to be look like this। देखिए, for positive cycle output will be varied according to the input, for negative cycle it will be 0। इस तरह से ड्रॉ होगा, सॉरी, फॉर द नेगेटिव साइकिल इट विल बी 0। ये हमने ड्रॉ किया आउटपुट वेवफॉर्म V0 और ये है इनपुट वेवफॉर्म V। अगर इसका टाइम पीरियड है कैपिटल T, इसका टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल T, तो ये भी टाइम पीरियड क्या होगा, इसका कैपिटल T होगा। हालांकि इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, फिर जीरो है एक स्पेसिफाइड इंटरवल पाई से 2π के लिए, लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू पाई से 2π में भी क्या है, नॉन जीरो। बट साइकिल कंप्लीशन का जो इंटरवल है वो इनपुट और आउटपुट का क्या है, सेम है। यानी कि इसमें इफ क्या लिखेंगे, इफ इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज F0 देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो F0। यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि जो रिपल फ्रीक्वेंसी है, रिपल फ्रीक्वेंसी मींस
द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल जो है वो f0 ही होगी अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, f0 है। क्लियर सभी को? चलिए, तो ये हमने बात की इसकी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट 15th पॉइंट, कंडक्शन एंगल। 15th नंबर, कंडक्शन एंगल या एंगल ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन एंगल। ये बेसिकली डिफाइन करता है कि कितने इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डायोड कंडक्शन में है। ओके, जैसे हमने आउटपुट वेवफॉर्म ऑब्टेन की, सो दिस इज V आउटपुट, जो कि इस तरह से मान लीजिए हमने कंसीडर किया, ये ऑब्टेन हुआ लाइक दिस। फॉर द अप्लाइड इनपुट इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट यहां पर ऑब्टेन हुआ है ना। तो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 3 पाई। तो हमारे पास जो एक साइकिल है उसमें इंटरवल ऑफ टाइम दैट वी हैव टेकन इज 2 पाई हियर, है ना। दिस इज द कैपिटल T कंप्लीट साइकिल, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 पाई है। उस कंप्लीट साइकिल में अगर हम बात करते हैं कंडक्शन एंगल की, तो दो सिचुएशंस हैं। एक हो गया आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड के केस में कंडक्शन कहां से कहां तक हुआ है, 0 to पाई के बिटवीन हुआ है, यानी कि कंडक्शन एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का कंडक्शन एंगल हो गया। 360 डिग्री एंगल में से आउट ऑफ दिस कंप्लीट साइकिल 2 पाई 180 डिग्री तक ये कंडक्शन हुआ है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 180 डिग्री इज द एंगल ऑफ कंडक्शन। लिखिएगा इसमें, इट डिफाइंस द इंटरवल for which diode is in conduction. Okay, in ideal case diode conducts between 0 to pi, hence conduction angle is 180 degree. आइडियल केस में क्या होगा, कंडक्शन एंगल आएगा 180 डिग्री। लेकिन प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे हमने जब इनपुट अप्लाई किया, एक इनपुट से थोड़ा सा रिलेट करके देखते हैं इसको। प्रैक्टिकल केस में डायोड जो होगा वो कंडक्शन कंप्लीट एंगल पर नहीं करेगा डेफिनेटली। जैसे मान लीजिए आपने ये सेकेंडरी वाइंडिंग कंसीडर की, इस तरह से यहाँ डायोड कनेक्टेड है। तो आइडियली तो हम ये मान रहे हैं कि जैसे इसकी पॉजिटिव साइकिल आती है V इनपुट की, जैसे ये V इनपुट है हमारा, ठीक है ना, जैसे इसकी पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर आती है तो डायोड कम इनटू द कंडक्शन। बट हम जानते हैं डायोड में मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज, कट इन वोल्टेज आपको देना पड़ेगा, तभी डायोड कंडक्शन में आएगा। यानी कि एक डीसी लेवल हमें यहां पर डिफाइन करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज। जब हमारा अप्लाइड इनपुट वोल्टेज जो है वो उस कट इन वोल्टेज V गामा डीसी लेवल को क्रॉस करेगा, इस V गामा लेवल को जब ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तभी इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है ना, ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो जब तक 0 से V गामा तक की वैल्यू है इनपुट की, डायोड कंडक्शन में आएगा ही नहीं। आइडियली तो हम ये बोल रहे हैं कि 0 से लेके पाई में कंडक्शन हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में पूरे में कंडक्शन है। ओके, यानी कि डायोड कंडक्ट करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, ये V गामा के बाद में कंडक्शन करेगा ऑनवर्ड्स वैल्यू के लिए इनपुट वोल्टेज जो है। और कब तक कंडक्शन करेगा, बिफोर रीचिंग द वैल्यू लेस देन द V गामा। यानी कि एक्चुअली कंडक्शन एंगल कहां से कहां तक का होगा, यहां से कहीं से लेके यहां तक का होगा। यानी कि हमने मान लिया कि ये कुछ वैल्यू होगी थीटा, जहां तक ये कंडक्ट नहीं करेगा शुरुआत में। फर्स्ट हाफ का बहुत कम पार्ट ऐसा होगा, फर्स्ट हाफ का जब डिक्रीजिंग होगा तब भी थोड़ा सा एक पार्ट होगा जो लेफ्ट हो जाएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो नेट कंडक्शन एंगल होगा, लिखेंगे वहां पर, लिख लें आप, फॉर प्रैक्टिकल डायोड, diode will come in the conduction when in the positive half cycle, diode will come in the conduction when applied input voltage will be greater than the cut-in voltage. Okay, so hence net conduction angle कितना आ जाएगा, देखो, this 180 degree माइनस थीटा, यहां पर माइनस हो गया, थीटा यहां पर 2 थीटा, ये आएगा दोस्तों इसका नेट कंडक्शन एंगल। इतने एंगल पर ये कंडक्ट नहीं करेगा। अच्छा, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, थीटा इज व्हाट, देखो V इनपुट क्या है,
V इनपुट है Vm साइन अल्फा, ओके, एट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि जब अल्फा की वैल्यू थीटा हो चुकी है, अल्फा स्केल है, अल्फा की वैल्यू जब थीटा हो चुकी होगी तब V इनपुट क्या होगा, V इनपुट इक्वल टू होगा V गामा, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे V गामा इज इक्वल टू Vm साइन थीटा। तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ V गामा अपॉन Vm। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेना, वहां से थीटा आ जाएगा, डिग्री में आएगा तो रेडियन में कन्वर्ट करना, सॉरी रेडियन में आएगा तो डिग्री में कन्वर्ट करके 180 डिग्री माइनस 2 इंटू थीटा करेंगे, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा नेट कंडक्शन एंगल। इस पर क्वेश्चन फ्रेम होना होगा तो सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड ऑन दिस फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, द लास्ट डेफिनेशन दिस ऑर्डर हाफ वेव रेक्टिफायर में। चलिए तो लिखेंगे हेडिंग नेक्स्ट वन जो अभी तक हमने डिस्कस किया, 15th डेफिनेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 16th वन। लिखें ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, TUF बोलते हैं इसको, TUF, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या बोलते हैं, TUF। ओके, TUF क्या डिफाइन करता है? TUF डिफाइन करता है मैथमेटिकली DC आउटपुट पावर अपॉन AC रेटिंग ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग। यानी कि ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर से जो सेकेंडरी बाइंडिंग है उसकी जो AC रेटिंग अगर नोन है तो हम ये बता सकते हैं कि जो आउटपुट पावर जनरेट होगा उसका वैल्यू कितना आएगा। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर मस्ट बी एज हायर एज पॉसिबल, डेफिनेटली, क्योंकि यहां से हम जब हम AC रेटिंग आपको पता होगा सेकेंडरी बाइंडिंग की, तो जो रेक्टिफायर है वो कितना DC आउटपुट पावर जनरेट कर रहा है उसको रिलेट करता है कौन, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब हम इसको डेफिनेटली डिस्कस कर रहे हैं फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो TUF इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो DC आउटपुट पावर को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं IDC स्क्वायर इंटू RL डिवाइडेड बाय AC रेटिंग ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग। AC रेटिंग ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग होती है VRMS इंटू IRMS। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिएगा, यहां पे लिख देते हैं AC रेटिंग ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग, ये क्या डिफाइन करता है, जो सेकेंडरी बाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की जिससे डायोड कनेक्टेड है उसके अबाउट जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है VI, उसकी RMS वैल्यू VRMS, और उससे जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी RMS वैल्यू IRMS। इन दोनों के प्रोडक्ट से बनता है AC रेटिंग। समझ पा रहे हैं? तो AC रेटिंग, इसकी ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, AC रेटिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS। ओके, अब ये तो आ गया फॉर्मूला हमारे पास। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेसिकली इतना नोट कर लो, आप पहले लिख लिया। चलिए अब बात करते हैं TUF में हम कैसे इसको रीअरेंज करेंगे। IDC को क्या लिख सकता हूं मैं, मैक्सिमम के टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूं IM अपॉन पाई होल स्क्वायर इंटू RL। VRMS को हम क्या लिख सकते हैं, VRMS क्या है, बेसिकली AC इनपुट है ना, VI जो है उसी की RMS वैल्यू है, तो क्या होगी V मैक्सिमम बाय √2 होगी इंटू IRMS क्या होगा, IRMS तो हमने सॉल्व किया हुआ है, वही होगा ना जो आउटपुट करंट है, इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट क्या है, I इज इक्वल टू IM साइन अल्फा फॉर 0 टू पाई एंड इट इज 0 फॉर पाई टू 2 पाई। सो ऑब्वियसली ये क्या होगा, I मैक्स बाय 2 होगा। बिल्कुल। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था जब इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट को कैलकुलेट कर रहे थे हम, तो वहां पर मैंने मेंशन किया था, आपको याद होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IM अपॉन RF प्लस RL होता है VM। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, VM IM को इंटरचेंज कर दिया, आई एम सॉरी। IM इज इक्वल टू होता है दिस VM अपॉन RF प्लस RL।
अब न्यूमिनेटर IM के टर्म्स में है तो उठा के VM की वैल्यू इसमें से यहां पुट कर दो, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप लोग कर लो, पहले स्क्रीन को नोट कर लो इतना, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। देखो यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसकी वैल्यू यहां पर आप पुट कर दो, VM इक्वल टू दिस 2√2 यहां पर है, ऊपर पहुंच जाएगा, पाई स्क्वायर यहां पर है, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा देखो 0.286 इंटू RL डिवाइडेड बाय, देखना यहां पर क्या आएगा, ये RF इंटू RL आ जाएगा डिनोमिनेटर में, IM स्क्वायर विल कैंसिल ईच अदर, तो यहां पर क्या आएगा RF प्लस RL। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, TUF। मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों कितनी हो सकती है इसकी, वही डायोड है ले देके हमारे पास, जिसको आइडियल मान लो, ये मान लो, वो मान लो। आइडियल मानोगे तो क्या होगा, RF 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ TUF इज इक्वल टू आएगा 0.286, और ये कब आ सकता है, व्हेन डायोड इज आइडियल। ये कब आएगा, जब डायोड क्या हो दोस्तों, आइडियल हो। आदर्श डायोड की स्थिति में ऐसा हो सकता है। तो ये सभी 16 डेफिनेशंस मैंने डिस्कस करे, ओके। अब देखिए मैंने यहां पर डिराइव भी कर दिए हैं कुछ तो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनके फॉर्मूलेज को याद रखें। डेरिवेशन उतनी ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है, ऐसा कोई फ्रिक्वेंटली आस्किंग टॉपिक में से एक नहीं है ये, बट सिलेबस का पार्ट है। रेक्टिफायर आपके गेट के सिलेबस में लिख दिया है, विद्वान लोग हैं गेट वाले, तो वो जैसा लिख देते हैं उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो रेक्टिफायर में वो कुछ भी यहाँ से फ्रेम कर सकते हैं, इवन दो काफ़ी डेफिनेशन हो गई, जैसे इंस्टेंटेनियस करंट हो गया, DC आउटपुट करंट, RMS आउटपुट करंट, ओके, DC आउटपुट वोल्टेज, डायोड वोल्टेज, ये सब कोई डेफिनेशन भी नहीं है। दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट सिंपल मैथमेटिकल एनालिसिस। आपकी सर्किट पर अच्छी कमांड है तो इनफैक्ट इनको आपको अलग से कुछ रट्टा मार खेलने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन जरूर है, रेगुलेशन फैक्टर हो गया, पीक इनवर्स वोल्टेज हो गया, ओके, रिपल फैक्टर हो गया, एफिशिएंसी हो गया, ये डेफिनेशंस हो गए। क्लियर है? तो कुछ तो ऐसी हैं जो कैलकुलेशन का पार्ट है, तो आप सर्किट से रियलाइज करेंगे तो जस्ट आप उनको ऑब्टेन कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ हो। हालांकि नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखता है, 16 दिखता है हमें, एनालिसिस इतना लंबा रेक्टिफायर का एनालिसिस हो गया। आप समराइज कर लें, ओके, एक आखिरी में जब हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हुआ है, जहाँ पर एक पेज यहाँ पर अभी छोड़ दें, या इसको बढ़िया कॉलम बना के वहाँ पर जितनी भी डेफिनेशन या फॉर्मूले हमने लिखे हैं उनको एक सीक्वेंस में आप अपना नोट कर लें, उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्रिक्वेंटली आस्किंग नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभार फ्रेम होते रहते हैं, तो वो कभी कभार फ्रेम होंगे तो वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हेल्प कर पाएंगे वहाँ पर। ओके, चलिए, इसमें मैंने एक क्वेश्चन इन पूरी डेफिनेशन पर बेस्ड है, वो मैं कराने वाला हूँ। सो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं। अब अलग अलग क्वेश्चन कराने से अच्छा है कि हमने एक क्वेश्चन लिया, उसमें सारी डेफिनेशन, जितनी भी मेजर डेफिनेशन हमने डिस्कस करी है, उन सभी के फंडामेंटल्स का उपयोग वहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन।